नमस्कार दोस्तों, जैसा मैं आपसे कहता था कि छठा चरण का चुनाव मतदान आते आते नरेंद्र मोदी मुजरा करने लगे। आज उन्होंने मुजरा कर दिया। आज वो पश्चिम बंगाल में थे और पश्चिम बंगाल में मुजरा कर रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष वोटों के लिए मुजरा कर रहा है। 30 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए। अटल बिहारी वाजपेयी हो, देवगौड़ा हो या मनमोहन सिंह जी हो, ये जितने इस दौरान हुए, गुजराल साहब हो, इतने प्रधानमंत्री मैंने खुद देख लिए, जिनमें से 3 प्रधानमंत्री मैंने निजी तौर पे देखे। बावजूद इसके मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह से मुजरा करता नजर आए। जी हां, यह हालत क्यों हो गई? क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि 2.5 खरब रुपया कैश में गौतम अडानी ने निकाल के रख लिया है और वह पैसा कुछ उन कंट्रीज में वो ले जाना चाहते हैं जिन कंट्रीज में बसने का इरादा है। क्यों ऐसी स्थिति? क्योंकि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, उन नतीजों का जो परिणाम होगा वो मुजरा करने को मजबूर कर देगा और उस मुजरे के कारण भाग के जाना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी का हंटर चल गया तो क्या होगा? जी हां, यही डर है। याद करिए, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो पहले चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री ने किसकी बात की? मटन की बात की, मछली की बात की, मीट की बात की और किस तरीके से मुस्लिम लीग की बात की कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, उसमें तो पता नहीं क्या मुस्लिम का क्या कर दिया गया। लोगों ने इस चक्कर में कांग्रेस का घोषणा पत्र 10 करोड़ लोगों ने देख डाला और जो 10 करोड़ लोगों ने देख डाला तो उसमें पाया उसमें तो मुस्लिम शब्द ही नहीं है। पूरे घोषणा पत्र में कहीं मुस्लिम का शब्द ही नहीं। जहां शब्द ही ना हो वो मुस्लिम लीग क्यों याद है? क्योंकि यदि आप याद करें 1937 मुस्लिम लीग के साथ में गलबहियां डालना किसने शुरू किया? यही आरएसएस हिंदू महासभा थी जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के देश के 3 राज्यों में, बंगाल प्रांत में, और वो बंगाल प्रांत ये नहीं कि आज इतना छोटा होता था, वो बिहार तक होता था और आज का बांग्लादेश जो है वो भी उसी में आता था। वहां पर सत्ता चला रहे थे। वो सत्ता चला रहे थे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर, जो सीमांत प्रांत है, वहां पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और सरकार चला रहे थे सिंध प्रांत में। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग से पुराना नाता है तो उन्हें मुस्लिम लीग याद आने लगा। उसके बाद में आए दूसरे चरण का चुनाव आया, तब आप याद करिए, तब तक पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के साथ साथ और बहुत सारी चीजें आए। पाकिस्तान को ये ले जाएगा, पाकिस्तान ये कर जाएगा, पाकिस्तान तो ये चाहता है। हुजूर, पाकिस्तान में वहां पर अचानक बिना बुलाए पहुंच जाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। वहां जाके वहां के प्रधानमंत्री की मां के पांव छू के साल पहनाने वाला प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। और उनके साथ में वो गलबहियां डाल के कि हमारा और आपका तो जन्म जन्म का नाता है, कहने वाला प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि साहब जिनके रिश्ते थे वही पाकिस्तान पाकिस्तान बता रहे थे दूसरों। इसके बाद याद करिए, तीसरे चरण का चुनाव आया, हालत बिगड़ गई। इधर राहुल गांधी और
उनका पूरा इंडिया अलायंस बताने लगा देश को कि कैसे इस देश का धन अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में सौंपा गया है। हिंदुस्तान के 22 जो पूंजीपति हैं, अरबपति खरबपति चाहे जो कह लीजिए, क्योंकि उतना अमाउंट हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, हमारी औकात नहीं। तो साहब वो अमाउंट वाले जो सिर्फ 22 पूंजीपति, उनको इस देश की 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति सौंप दी नरेंद्र मोदी ने। 22 लोगों, 70 करोड़। इस देश के 140 करोड़ लोग हैं और उनमें 70 करोड़ की संपत्ति उन्हें सौंप दी। देश के पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, जो भी कुछ आप गिनिए, पावर जनरेशन हो, दूसरे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, सब इन्हीं लोगों के हाथ। और इनमें 16 गुजराती, 16 सिर्फ गुजराती। कल्पना करिए कि हिंदुस्तान में क्या सिर्फ गुजराती बचे? तो इससे आप समझ सकते। तो इतना घबरा गए, अडानी अंबानी का असर इतना हो गया कि अंत में नरेंद्र मोदी बोल बैठे कि अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते हैं कांग्रेस वाले। राहुल गांधी वो नहीं कहते हैं, वो शहजादे कहते हैं। तो शहजादे, तो आप सोचिए, और बताते हैं कि अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर के काला धन उनको भेज रहे हैं। गजब की स्थिति थी। राहुल गांधी तो खुश हो गए, उन्होंने तुरंत वीडियो जारी किया, प्रधानमंत्री को टैग किया और कहा, प्रधानमंत्री जी बड़ी खुशी हुई आपके मुंह से अडानी अंबानी का नाम सुन के, और इससे ज्यादा खुशी हुई कि आपको यह पता चल गया है कि वो काला धन दे रहे हैं। तुरंत इनकम टैक्स को, ईडी को, सीबीआई को और जितनी जांच एजेंसियां सबको तुरंत भेजिए, छापा डालिए, गिरफ्तार कीजिए कि काला धन ये तो पता चल गया, बाकी का तो आपको खोजना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री को पता है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी के मुंह से अडानी अंबानी शब्द नहीं निकला। इतनी हालत खराब हो गई। उस दिन के बाद में राहुल गांधी आए दिन उनके टेम्पो का जिक्र करते। अभी हाल ही में 22 तारीख को वो पंचकुला है हरियाणा के, वहां पर वो टेम्पो में ही लोगों से बात करते हुए, और उसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के टेम्पो में तो काला धन अडानी अंबानी का आता है, लेकिन हमारे में गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक यह लोग आते हैं, तो हम उनके साथ चर्चा करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। हालत बिगड़ी हुई है। और उसका नतीजा क्या होता है? चौथे चरण का चुनाव आ गया। तो वो आते आते उन्होंने कहा, गजनी आ गया, मुसलमान ये कर देंगे, आपका खेत उठा ले जाएंगे कांग्रेस वाले, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपका न जाने क्या क्या बताने लग गए कि कोई मंगलसूत्र छीन ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा। तो तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में ये भी आ गया, भैंस खोल ले जाएंगे। तो आप सोचिए, भैंस खोल ले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तब इसका बड़ा शानदार जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जरूर लोगों के मंगलसूत्र छीन लिए, उन्होंने वह हालत कर दी। और ये डेटा आ गया, ये डेटा आ गया कि कोविड के दौरान 78% महिलाओं ने, जो गरीब महिलाएं थी, पिछड़े और दलित परिवारों से महिलाएं थी, उन्होंने अपने मंगलसूत्र और तमाम जेवर गिरवी रख के घर चलाए या बेचे। तो यह आ गया। तो इसकी स्थिति किसने पैदा की? नोटबंदी के दौरान हालात बिगड़े, तो यह स्थिति किसने पैदा करी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने ही उन महिलाओं के, जिन्होंने तमाम सारे, चाहे पुलवामा के अटैक हो, दूसरे और तमाम सारे वो हो, उन सब में जो शहीद हुए, उनके मंगलसूत्र छीन लिए।
तो साहब इससे आप समझ सकते हैं कि मंगलसूत्र छीनने का काम तो आपने किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी दादी ने 1962 में देश की आज जब चाइना से लड़ाई चल रही थी तो सेना को लड़ने के लिए धन की आवश्यकता थी, अपने सारे जेवरात मैं मंगलसूत्र वो सेना को सौंप दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र जो उनका पति होता है वो इस देश के लिए शहीद हो गया। तो हमने तो मंगलसूत्र अपने दिए हैं इस देश के लिए, हम किसी का क्या छीनेंगे। और मंगलसूत्र का मूल्य, उसकी अहमियत नरेंद्र मोदी क्या जाने, जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की भी लाज नहीं रख पाए। जवाब नहीं था। उस दिन के बाद में नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करना बंद कर, भैंस की बात पे आए और दूसरी पे आए, उस पे भी जवाब दिया गया। बताया गया कैसे आपने लोगों को भैंसे बेचने के लिए मजबूर किया, कैसे जानवरों की यह स्थिति हुई है, उस दुर्दशा को दिखाया। तो साहब फिर वो भी आवाज निकलना बंद हो। फिर खेत बंटवारे की बात करने लगे कि आपकी सब कुछ विरासत, सब कुछ जो है कांग्रेस जब्त कर लेगी, ये कर लेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं, कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं कही गई। यह बात कही गई थी जो सालों साल से, सदियों से दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के, सबके हक जो मारे गए, उन हक को उसे कैसे दिया जाए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, ना कि किसी का छीना जाए, उन्हें देने की बात की गई। और जब देने की बात की गई तो हालत बिगड़ गई। तब इस तरह की बातें करते हैं। बहरहाल इच्छा है इसकी बात कर ली तो उसका जवाब दिया गया। इसके बाद पांचवा चरण आया। पांचवा चरण आते आते हालत यह हो गई कि नरेंद्र मोदी ने खुद को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। कह दिया मैं तो दिव्य अवतार हूं, मुझे तो उसने भेजा है, मैसेंजर ऑफ गॉड। जैसे यीशु मसीह को कहते हैं, जैसे मोहम्मद साहब को कहते हैं, जैसे गौतम बुद्ध को कहते हैं, जैसे गुरु नानक देव जी को कहते हैं, जैसे राम और कृष्ण और इन सबको मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो मैसेंजर ऑफ गॉड है। खुद ही बताए कि मेरे पास दिव्य शक्तियां हैं, मैं दिव्य अवतार हूं। गजब की स्थिति आ गई। इतना बड़ा दिव्य अवतार, लोग साष्टांग लेट गए। मोदी जी आप तो, और होते होते छठा चुनाव के जस्ट पहले उन्होंने यह भी घोषित कर दिया, वो तो अविनाशी हैं, यानी शिव हैं, अविनाशी हैं भाई, शिव भी हो गए। उनके अपने सबसे बड़े मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा ने घोषित कर दिया, भगवान जगन्नाथ खुद मोदी के भक्त हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इन लोगों ने कहा। तो साहब मोदी जी तो भगवान है। उसके पहले जेपी नड्डा इसी तरह से बोल चुके हैं, दूसरे और तमाम नेता बोल चुके हैं, मोदी जी तो अवतार हैं। साहब अवतार बन गए। हर कोई कहने लगा भाई अवतार बन गए, अब क्या है, चलिए अवतार है। और होते होते आज छठे चरण का मतदान हुआ। छठे चरण का मतदान के समय तक आते आते जो ट्रेंड देखा, इस हालत में आ गए कि आज कहने लगे कि वोटों के लिए मुजरा करते हैं। प्रधानमंत्री मुजरा? क्या प्रधानमंत्री हमारे मुजरा देखा करते थे? उन्हें पता है मुजरा कैसे था? वो कौन सा मुजरा देख रहे थे? तो जब वो मुजरे की बात करने लगे और इस तरह की स्थिति में उतर आए, निश्चित रूप से लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपने इस पूरे चुनाव के दौरान अपने 10 साल के कार्यकाल को बताते हैं कि 10 साल में उन्होंने ये किया है, इस आधार पर उन्हें वोट दीजिए। किसी की बात करने की जरूरत नहीं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके तमाम सारे लोगों को कोसने का काम करता। कल तो यह भी हालत हो गई
कि दिल्ली के चुनाव के पहले जिन शीला दीक्षित के लिए उन्होंने क्या क्या कहा था, उनकी प्रशंसा करने लगे कि शीला दीक्षित तो इतनी महान थी, तो आप ही ने कॉमनवेल्थ घोटाला का और सब सारी चीजें थी, आप और अरविंद केजरीवाल दो लोग मिलकर ही इसको प्रचारित कर रहे थे, अन्ना आंदोलन से लेके सबको, सबसे करप्ट सीएम बता रहे थे। आज क्या ऐसा और 10 साल में जिस नॉर्थ ईस्ट की सीट पर दिल्ली में, जो आपके घर से चंद दूरी पर, वहां कभी नहीं गए। स्थिति यह हुई कि कन्हैया कुमार के लड़ने का असर यह हुआ कि आप वहां प्रचार करने पहुंच गए। इतना डर हो गया, इतना डर हो जाए तो समझ सकते हैं। और डर की तो स्थिति आपकी यह है कि पंजाब में आप बड़ी मुश्किलों से 3 जगह गए। एक गए अपने मित्र पाकिस्तान के इलाके के पास में ही, और वहां जब पहुंचे तो साहब बीएसएफ के एडीजी से लेके उनकी सारी फोर्स लगी थी, पंजाब पुलिस की लगी थी, करीब 12,000 पुलिसकर्मी लगे थे, सुरक्षाकर्मी लगे थे। तब आप एक भाषण दे पाए। 10,000 सुरक्षाकर्मी लगे थे जालंधर में, तब आप भाषण दे पाए, और भाषण दे के सीधे गाड़ी से भाग रहे थे। पटियाला गए जो हरियाणा से सटा हुआ है। स्थिति यह है कि उस पटियाला में भी आपकी स्थिति यह थी कि 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगे थे। 5,000 तो सिर्फ पंजाब पुलिस के लगे थे, 5,000 से ज्यादा। इतना डर इस हालत में सोचने को लगता है। तो हालात क्या है वो समझ में आता है। तो साहब जब आप बंगाल पहुंचे तो मुजरा करने लगे। अब जब मुजरा करने लगे तो लोगों ने भी कहा कि आखिर हो क्या गया है प्रधानमंत्री, छठा चरण आते आते यह हालत हो गई। हकलाने लगे हैं तमिलनाडु को, पता नहीं क्या तमिलनाडु कुछ कहते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी, देश की आजादी के पहले की यूनिवर्सिटी है, उसका नाम लेने में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका भी नाम लेने में आप गड़बड़ा गए, अपना नाम लेने में गड़बड़ा गए। स्थिति यह हुई, पता नहीं कहां कहां क्या क्या बोल जा रहे हैं। इस तरह की जब हालत हो जाए तो लगता है कि शायद मानसिक संतुलन खो बैठे। क्यों खो बैठे हैं? आप तो 400 पार कहा करते थे, आप क्यों नहीं कहते हैं 400 पार? क्या हालत हो गई, क्यों नहीं कह पा रहे? आवाज क्यों नहीं निकल? राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों और इन सब की बात करते हैं, तब आज आप बोल रहे हैं कि आप मरते मर जाएंगे, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और इनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन इस देश ने देखा है पिछले 10 साल में आपने उनका क्या छीना। इस देश में पिछड़ों के जो पद हैं उन पद पर भर्ती नहीं हुई है। दलितों के 60% पद खाली पड़े हुए हैं, आदिवासियों के 80% पद खाली पड़े हुए। यह हालत है तो उनको नौकरी न देनी पड़े, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करेंगे, इसके लिए सिविल सर्विसेज में लिटरल एंट्री करेंगे और इसके अलावा तमाम चीजें करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने संविधान का विषय उठा दिया, और यह संविधान का विषय ऐसे नहीं उठा। आपके ही नेताओं ने बोला कि संविधान खत्म करना है, इसलिए 400 पार चले। आपके सीनियर नेताओं ने, आपके संघ प्रमुख तक ने यह बात कही। तब हालत यह हुई, तब राहुल गांधी ने बोला कोई ताकत लग जाए मैं संविधान को नहीं खत्म होने दूंगा, ना ही हक मरने दूंगा, सामाजिक भागीदारी का करवा कर रहूंगा और यह मेरी जिंदगी का मिशन। आपकी हालत यह बिगड़ गई कि आज आप यह कहने लगे कि नहीं मैं अब ये करूंगा। यानी आपकी भाषा, राहुल गांधी बिल्कुल सही कहते हैं, वो जो मोदी से बुलवाना हो वो बुलवा सकते हैं। और साबित हो गया कि राहुल गांधी जो चाहते हैं
आप वो बोलने को मजबूर हो जाते हैं। आज हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी की पिच पर आपको आना पड़ रहा है और आप जो चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, इसलिए आप बौखला गए। पहले चरण से लेके अब तक जो वोटिंग हुई उसमें आपकी घबराहट साफ दिखाई देती है और साफ दिखाई देता है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन का वोट इंटैक्ट होके चल रहा है और वो आपको आपकी औकात बता रहा है, इसलिए आप मुजरा कर, यही डर है। इस डर में आप बौखला गए और यह आपकी बौखलाहट को बताता है, आपके दिमागी संतुलन के खो जाने को बताता है, दर्शाता है। तो जब यह हालात तो समझा जा सकता है कि आने वाले 4 तारीख के बाद जो अदानी ने इतना बड़ा कैश जोड़ रखा है वो कहां जाएगा और आप किस फिराक में, यह देखना चाहिए।